नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 12 अगस्त 2025 आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर था और आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिएगा और साथियों जिनका पेपर अभी बाकी है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। साथियों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें 40 क्वेश्चन टोटल आपको पूछे जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस में, जिसमें 25 क्वेश्चन हार्ड हैं, मॉडरेट नहीं हार्ड लेवल के क्वेश्चन जिसका हवा भी नहीं लगेगा आपको पेपर में। ये रियलिटी है, ये सच बात है, ये आप जान लो। किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस कुछ इजी आ जा रहे हैं और ज़्यादातर शिफ्टों में जो क्वेश्चंस है ना जीएस का वो बहुत ही हार्ड है, ठीक है। इसीलिए एनालिसिस वाले क्लासेस आपको जरूर देखने हैं और जो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ उसको आपको देखना ही देखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन था, कठपुतली नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। देखिए, ये जो कठपुतली नृत्य है इसका संबंध भारत के किस राज्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका राजस्थान हो जाता है। ये जो कठपुतली नृत्य है ये राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य है, याद रखना। एक क्वेश्चन था, वर्तमान में एसडीजी की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में एसडीजी की कुल संख्या, तो देखिए वर्तमान में एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्यों की जो कुल संख्या है वो 17 है साथियों, याद रखना, ठीक है। एसडीजी की जो लक्ष्य हैं वो कितनी संख्या निर्धारित की गई है इसमें वर्तमान में, तो याद रखना 17 संख्या इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भाई प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित जो अनुच्छेद है वो देखिए, एक तो आपका अनुच्छेद 323 का ए भी है और 323 का बी भी है, लेकिन ऑप्शन में जो है इस क्वेश्चन के लिए आपको दिया हुआ था अनुच्छेद 323 का बी, जो कि आपको टिक करना था, ठीक है। तो अनुच्छेद 323 का बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के बारे में बात की गई है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपसे पूछा गया है वो ये था कि भारत में गवर्नर जनरल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया या किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था। तो भाई भारत में गवर्नर जनरल का जो पद है ये साथियों किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था। देखिए करेक्ट आंसर हो जाता चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1833 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए आप लोग सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करिए साथियों, ठीक है, और क्लास अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर करना। आगे देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से सभी साथियों ने इसका आंसर किया होगा। अब हॉर्नबिल त्योहारों की बात करें तो हॉर्नबिल त्योहार जो है ना इसको त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, याद रखना। और ये भारत के किस राज्य में फेमस है, कहाँ मनाया जाता है, तो भाई नागालैंड में। तो नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाता। नागालैंड जो है आपका यहाँ इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, हालांकि पूर्वी तटीय मैदान की प्रमुख विशेषता मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखो पूर्वी तटीय मैदान की प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह एक विस्तृत समतल मैदान है जो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं से बना है। अब देखिए इसके अनुसार आपको जो भी ऑप्शंस दिए हुए थे, ये जो मैंने आपको बताया इसकी विशेषताओं से, वही आपको टिक करना था। वैसे अगर आप लोगों को ऑप्शंस याद है, जो भी साथी आज पेपर देकर आए हैं पहले शिफ्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो भाई वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, बताओ। 1934 का पूछा है, कौन बताएगा इसका आंसर, कौन बता पाएगा। 99% बच्चे ऐसे होंगे ओवरऑल जो कि इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, या तो गलत करके आएंगे या तो स्किप कर देंगे। इतना पहले का क्वेश्चन कौन, या 2020 का पूछ लेगा तो आप नहीं बता पाओगे। ये तो 2034 का पूछा है, माफ करना 1934 का पूछा है। देखो इसका आंसर आपका हो जाता साथियों, ठीक है, हेरोल्ड क्लेटन। अब देखिए वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार हेरोल्ड क्लेटन उरे को दिया गया था। उन्होंने भारी हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम की खोज की थी।
ठीक है, याद रखना। इसके लिए जो है ना 1934 में रसायन विज्ञान में हेरोल्ड क्लेटन उरे को नोबेल पुरस्कार दिया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर रहने वाले एनआरआई जो होते हैं, ठीक है, एनआरआई नागरिकों को भारत के नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो भाई भारत के बाहर रहने वाले जो एनआरआई नागरिक होते हैं उनको भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 8 हो जाता। आर्टिकल 8 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, अनुच्छेद 8। आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कि करेक्ट किए होंगे। देखिए आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में जो है ना नागरिकता के बारे में बात की गई है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 2 में है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त होता है? अब ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन का नहीं बता सकते हैं और ये इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था। अगर आप लोगों को ऑप्शन से याद है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर जो है ना रिप्लाई कर दूंगा। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, देखिए एक क्वेश्चन था, आवेग की परिभाषा दीजिए और इसका ऐसा मात्रक भी बताइए। तो भाई आवेग का ऐसा परिभाषा आपको पूछा था और इसका ऐसा मात्रक बता देते हैं। देखिए आवेग की जो परिभाषा है वो होता है कि एक बल को एक निश्चित समय अवधि के लिए किसी वस्तु पर लगाने का जो प्रभाव होता है इसी को आवेग की परिभाषा या डेफिनेशन कहते हैं। अब देखिए आवेग का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड होता है या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, याद रखना। न्यूटन सेकंड भी होता है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी होता है। तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको टिक करना था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, पल्लव और पांड्य वंश में क्या समानता थी? वैसे तो कई सारे समानता थी, सारा सब कुछ बता देते हैं। इसमें जो ऑप्शंस दिए थे उसके अनुसार आपको आंसर करना था। देखिए पल्लव और पांड्य वंश में क्या समानता थी, तो बात करें अगर पल्लव और पांड्य वंशों की, तो दोनों ही प्राचीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजवंश थे। यानी दोनों ने ही जो है ना प्राचीन दक्षिण भारत में शासन किया था, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में, ठीक है। अब इनमें जो समानताएं थी और समानता, जैसे कि क्षेत्रीय शासन की समानता थी, कला और वास्तुकला की भी समानता थी, दोनों में एक समान। व्यापार और वाणिज्य की जो व्यवस्था थी वो दोनों का पल्लव और पांड्य वंश दोनों का ही समान था। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें पल्लव और पांड्य की तो दोनों की ही समान थी। और युद्ध और संघर्ष की बात करें तो ये भी पल्लव और पांड्य वंश की समानता मतलब कि समान थी। अब इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको टिक करना था। चलिए आगे देख साथियों, क्वेश्चन इतने हार्ड पूछे जा रहे हैं ना कि क्वेश्चन तो बता दे रहे हैं बच्चे, लेकिन जो ऑप्शंस है ना ये बता नहीं पा रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कार्यशील जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो कार्यशील जनसंख्या थी वह लगभग कितने प्रतिशत थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 75% हो जाता, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कार्यशील जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो भाई 75% थी। आगे देखिए क्वेश्चन था, 1991 के बाद आरबीआई ने मौद्रिक को मजबूत बनाने के लिए क्या किया था? इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है साथियों, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कम से कम मान के चलो आप 8 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में, ठीक है। मैं इकोनॉमिक्स का एक क्लास कराऊंगा जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको भी आप लगा के जाना पेपर से पहले, ठीक है। देखिए 1991 के बाद, ठीक है, आरबीआई ने मौद्रिक नीति पर देखिए ब्याज दरों का उदारीकरण, मुद्रास्फीति नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना और मौद्रिक नीति उपकरणों का अधिक परिष्कृत उपयोग शामिल करना, ये सभी जो है ना 1991 के बाद आरबीआई ने मौद्रिक नीति को मजबूत बनाने के लिए किया है, याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? भाई पानीपत का जो पहला युद्ध है ये साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन था, बाबर और इब्राहिम लोदी, आपको इसका आंसर करना था। देखिए पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगर पानीपत की द्वितीय युद्ध की बात करें तो यह अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो यह 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था ड्रोन संवर्धन,
ठीक है, किस राज्य में 2025 में, ठीक है 2025 का स्पेशली पूछा था। अभी वर्ष 2025 में ड्रोन संवर्धन किस राज्य ने शुरू किया है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। देखिए ड्रोन संवर्धन मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अभी 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 1856 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई 1856 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था, देखिए क्या था कि जिसे 1856 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, जिसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाना था। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है भारत में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाना था। बात करें इस अधिनियम के बारे में, तो यह जो अधिनियम है साथियों, इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। यह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों का परिणाम भी था, याद रखना। एक क्वेश्चन था, आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो भाई करेक्ट होता साथियों लापता लेडीज मूवी को। तो लापता लेडीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। साथियों देखिए मैं क्लासेस ये क्वेश्चंस बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको करवा देता हूँ ताकि बचे हुए समय में आप बाकी की प्रिपरेशन कर पाओ और जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उसका रिवीजन कर पाओ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस 2025 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं करेंट अफेयर्स और जीके जीएस का, वो देख कर जाना पेपर से पहले। फिर से बोल रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था और डेली जो है ना वो अपडेट भी हो रही है, हमेशा डेली आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल भी रहे हैं, आज भी मिलेंगे। अब देखो 2022 से 2026 तक कौन सी योजना है जो युवाओं के प्रशिक्षण से संबंधित है? तो भाई 2022 से 2026 तक कौन सी योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है जो कि युवाओं के प्रशिक्षण से संबंधित है? तो PMKVY इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए 2022 से 2026 तक युवाओं के प्रशिक्षण से संबंधित मुख्य योजना जो है वह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना साथियों, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, भाषिनी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है या मुख्य उद्देश्य अगर पूछा होगा, ठीक है। प्राथमिक उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य दोनों ही बता देते हैं आपको, ये दोनों सेम ही है। तो देखिए भाषिनी प्लेटफॉर्म का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करके भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच सेवाएं प्रदान करना है। इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको करेक्ट करना था। हालांकि क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, सिंपल बिल्कुल भी नहीं था। आगे देखिए क्वेश्चन था, 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो मेजबानी है ये भाई कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा साथियों। भारत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए यह चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, याद रखना। ये जो 12वीं पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये भारत में होगा। कब से कब तक? तो 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक। कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। देखिए क्वेश्चन था, भारत की स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को भारत संघ में एकीकरण करने में कौन जिम्मेदार था? तो भाई भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारतीय संघ में एकीकरण करने में किसने सबसे बड़ा योगदान दिया था? तो भाई याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ आपको टिक करना था इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन था, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कृति पहल का उद्देश्य क्या है? देखिए इसके बारे में बता दें आपको। तो कृति पहल का उद्देश्य आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इसके मुख्य व्यवस्था की बात करें या मुख्य लक्ष्य की, तो इसका मुख्य लक्ष्य है होनहार एथलीटों की खोज करना और उन्हें अपने कौशल विकास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना। इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों।
आगे देखिए क्वेश्चन था मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का HDI स्कोर क्या है। HDI स्कोर पूछा था जिसका करेक्ट आंसर 0.685 हो जाता। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और याद रखना मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो भाई 130। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो भाई देखिए इसका करेक्ट आंसर श्रीलंका हो जाता, क्योंकि भारत श्रीलंका के साथ जो सीमा साझा करता है वो है साथियों जलीय सीमा, जिसको अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, तो श्रीलंका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 6 है इसका संबंध किससे है, देखिए पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। याद रखना अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बात की गई है। मैथ की बात करें तो ओवरऑल मैथ का क्वेश्चन जो है ना आप मान के चलो 16 से 18 क्वेश्चन कर लोगे आराम से। बाकी के जो 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 12 से 14 क्वेश्चन वो कैलकुलेटिव मिलेंगे, बिल्कुल कैलकुलेटिव मिलेंगे। रीजनिंग की बात करें तो बिल्कुल हलवा देखोगे और मुंह में ही आंसर कर दोगे, मतलब कि पेन चलाने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। रीजनिंग में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी 30 में से 30 आप कर के आओगे साथियों, 30 में 30 गारंटी दे रहा हूँ। 30 में 30 नहीं तो कम से कम 28 क्वेश्चन तो आप 100% करके ही आओगे। 27-28 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे हैं, ज़्यादा लोड मत लीजिए और अच्छा पेपर होगा, अच्छे से पेपर करके आइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये थे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, जो एक्सपेक्टेड क्लासेस आएंगे वो देखना आपके लिए इससे भी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पर वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।